फ़लस्तीन में जब जंग हो रही थी और फ़लस्तीन के लोग भूख से जब मर रहे थे, इसराइल ने ज़मीनी राब्ते बंद कर दिए थे ताकि कहीं से एड ना पहुंच सके। एक शख्स था जिसने ये सब प्लान किया, सोचा और लीड किया। नाम है उनका सिद खान। हमारी गवर्नमेंट्स अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो आई एम obliged to do something on myself. वालदा का जो रिस्पॉन्स जो था ना, that was what gave me the strength. वालदा ने बोला कि आई एम प्राउड कि ये मेरा बेटा जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। आई एम सेलिंग अक्रॉस 2000 miles on the journey and I can't swim. 3 मीटर हाई वेव्स हमारी किश्ती को ऐसे ऐसे फेंक रहे थे कि अगर उस मौसम में पानी में बंदा गिर जाए, you're not gonna come back. हमें रास्ते में मैसेज आया कि आप ट्यूनीसिया उधर ना आना। हमारी 2 किश्तियां उधर जो है फायर बॉम्ब हो चुकी हैं। हजारों लोगों के सामने इन द हार्बर ड्रोन आया, उसने बॉम्ब ड्रॉप किया। जब मैं सोता था तो मैं लाइफ वेस्ट पहन के, अपनी लाइफ वेस्ट के साथ रस्सी बांध के, अपने पोस्ट के साथ कि अगर मैं सो जाऊं तो आई डोंट फॉल ओवरबोर्ड। एक रात 2 बजे, अभी अंदाजा करें मिडल ऑफ द ओशन, उधर कोई लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है। There was this swarm, 25-30 drones कहीं से आए। All of a sudden out of nowhere, we had this massive explosion. We're like, oh God, they launched a bomb. हमारे पे जब अटैक हुआ ना, पूरे इटली के अंदर huge protests हुए। हमारी सेफ्टी के लिए 4 Navy frigates that were traveling with us, हमारे साथ जो उन्होंने किया था is nothing compared to what they did to the Palestinians. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फ़लस्तीन में जब जंग हो रही थी और फ़लस्तीन के लोग भूख से जब मर रहे थे, इसराइल ने ज़मीनी राब्ते बंद कर दिए थे ताकि कहीं से एड ना पहुंच सके। तब हमने सुना कि एक काफ़िला चला है यूरोप से, यूरोप के सी से निकला है कश्तियों में एड लेकर उन मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जो कि भूख से बिलख के मर रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये किसी मुल्क की, किसी गवर्नेंस की, हुकूमत की या यूएन की ड्यूटी है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़ात पर इस जिम्मेदारी को समझा। मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ लीडर्स को इकट्ठा किया और ये एक एड का काफिला लेके चले। वहाँ क्या हुआ, ये सोच कैसे आई, क्यों, किस तड़प ने उन्हें मजबूर किया, क्या उनकी कहानी है, किस तरह उनका सफ़र गुजरा, वहाँ पे उन्होंने क्या मुश्किलात देखी, वो चीज़ें जो मीडिया ने हमें नहीं दिखाई, वो बातें जो आज तक हमें नहीं पता, वो आज ये हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू राबिया, मैं ठीक हूँ। गुड। आप मुझे ये बताएं, पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते आए हैं? बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं यूके की पैदाइश है मेरी। आई एम ड्यूल नेशनल, दोनों पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश, एंड उधर पैदा हुए, बड़े हुए, और वालिदैन हमें सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पाकिस्तान ले आए। तो मैं अपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद से करके गया। उस वक्त फ्रोबेल्स था, अभी भी है आई थिंक, अभी भी है। और फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए वापस चले गए यूके। वहाँ यूनिवर्सिटी में अपना ख़त्म करके फिर काम शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ माई लाइफ बाहरी काम में हुआ, लगे रहे हैं उसमें, अराउंड यूरोप एंड अदर एरियाज। और कोशिश तो बहुत थी कि हम वापस पाकिस्तान आने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऐसे मौके नहीं मिले। until recently, we're beginning of this year, हमारी एक NGO है जिसमें हम आई कैम्प्स करते हैं। तो मैं अपना काम छोड़ के, रिज़ाइन करके मैं इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया January this year. So are you a doctor? No, I'm not, but my wife is the medical professional, and so I'm टेक्निकल स्किल्स उसके हैं, मैं सिर्फ मैं डोमेस्टिक कैपेसिटी में ड्राइवर सपोर्ट करता हूँ। ओके, राइट। आपको मेनली जब हम गूगल करते हैं तो हम देखते हैं सिद खान ने एक समिट फ्लोटेला लेके गाजा की तरफ गए, जब ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए, जब गवर्नेंस ने भी हाथ उठा लिया, जब यूएन का जो काम था वो आपने जिम्मेदारी ली। आई वुड लाइक टू नो कि वो कहाँ से ये इनिशिएटिव दिमाग में आया, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया, क्यों ले लिया, क्या थॉट थी? I want to know the whole story इस एपिसोड में। Okay, so I mean to be honest, राबिया, आप भी वही पिक्चर्स देख रहे होगी जो रोज़ाना गाज़ा से आती हैं, और 2 सालों से हम देखते आए हैं कि वो बेचारे, उनकी क्या हालत की जा रही थी, और स्टार्विंग बेबीज़ एंड उनके ऊपर वो जो जुल्म किया जा रहा था। एंड 2 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर या उनका कोई ना कोई तो इसको स्टॉप करने आएगा। यूनाइटेड नेशंस हो, कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हो, कोई भी हो, लेकिन इन द एंड नोबडी केम, एंड इट वाज
मैं तो काफ़ी सालों से पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हूँ। पहले भी हम 2010 में भी हम डेलीगेशन एक लेके गए थे, जिसमें हम बहुत सारी एड लेके गए। 2-4 हम यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम गाज़ा लेके गए थे। तो मेरा शुरू वहाँ से हुआ था कि मैं वालिद साहब मेरे एक दफ़ा 1997 में जा रहे थे ग्लासगो शहर, जहाँ की मेरी पैदाइश है स्कॉटलैंड में। वो बेथलेहम के साथ ट्विन है। तो ग्लासगो सिटी काउंसिल की डेलीगेशन जा रही थी बेथलेहम, और उसमें उन्होंने फिरना टुरना था। तो वालिद साहब ने बोला था कि मैं उस वक्त लंदन में काम कर रहा था। वालिद साहब ने कहा कि मैं फ़लस्तीन जा रहा हूँ, आपने जाना है? मैंने कहा हाँ चले जाते हैं। मैं तो फिरने टुरने के चक्कर में था, तो मैं उनके साथ चला गया। और जब मैं उधर पहुँचा तो उस वक्त भी हालात इतने ख़राब थे कि गाज़ा नहीं गए थे हम उस वक्त, लेकिन हम फ़लस्तीन गए थे। और बेथलेहम के जो होटल था उसके बाहर मैं बैठा हुआ था, हमारे साथ एक अरबी ट्रांसलेटर साथ था। और वो बिल्कुल, और बेथलेहम के आप शायद पता हो कि उसके पूरे इर्द गिर्द उन्होंने एक ये दीवार खड़ी की हुई है, जो बेसिकली वो जो उनकी सिक्योरिटी वॉल है। तो उस सिक्योरिटी वॉल के बिल्कुल सामने था। उससे पहले क्योंकि अब बेथलेहम बिल्कुल बंद था, पूरे शहर का गंद उधर उस होटल के बिल्कुल सामने आके वो फेंकते थे, पता नहीं कब से फेंकते आ रहे थे। ह्यूज माउंट बना हुआ था, और उस माउंट के ऊपर 4-5 छोटे छोटे लड़के ऐसे, लड़कियां भी थी ऐसे, वो सामान में से वो छांटी कर रहे थे। तो मैंने वो अपने वो ट्रांसलेटर से पूछा, मैंने वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कहता है यार वो कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई मिल जाए, वो जाके आगे उसको बेच देंगे या कुछ कर लेंगे। और उसी व्यू के अंदर वो बड़ा सा माउंट था, बच्चे ऊपर वो चीज़ें वो ढूंढ रहे थे, पीछे दीवार थी, एंड देन फिर एक हिल थी, और हिल के ऊपर 6-7 ऐसे बड़े बड़े विलास थे, और वो इजराइल में आता था। They were big houses, और एक घर के अंदर नज़र आ रहा था कि एक धुआं निकल रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, बच्चे डाइविंग बोर्ड से डाइव करके पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। और उसी एक ही स्नैपशॉट के अंदर नज़र आ रहा था कि फ़लस्तीनी बच्चे बेचारे गंद में अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और वो इजरायली बच्चे जो है अपना बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। और उनको उनकी साइट में देख के वो मैंने एक्सपीरियंस किया इन द 90s एज अ यंग पर्सन, एंड उसके बाद फिर मैंने कहा दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, and I got involved with the flotilla, with the Palestinian cause. और वहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई, ये जज्बा शुरू हुआ कि we have to. I mean, हमारा काबा रहा है, we have a responsibility. There is, more importantly, हम as Muslims we can't, I mean, हमारी एक religious and moral obligation है कि हमें कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। और बात ये थी कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स या अगर हमारा इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्डर सिस्टम जो है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, तो आई एम obliged to do something on myself, कि ज़ाती तौर पे मैं करूं। और पहले भी करते आए, और इस दफ़ा भी to be honest ये एक्चुअली वाइफ का आइडिया था। हम इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया कि जी हमें कैप्टन्स चाहिए बोट्स के लिए, हम गाज़ा खाना लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए, we're taking aid, if you know anything about boats come. Now I don't really know a lot about boats, लेकिन मैंने 15 साल पहले मोटर बोट कैप्टन का मैंने लाइसेंस लिया था। 3-4 दिन का ट्रेनिंग थी, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी किश्ती पे नहीं गया, लेकिन मेरे पास लाइसेंस था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं I'll apply, और अप्लाई किया। तो उन्होंने अगले दिन फ़ोन आ गया कि ठीक है, if you're available, why don't you come along? और फिर आगे क्या कहानी है, किस तरह आप गए, कितनी एड थी, क्या हुआ, सी में क्या हुआ, कितना डर लगा, कितना जज्बा था, ऐसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा, शायद वापस ना जाऊं? What was the response of your family? I mean, to be honest, the response of the family was alhamdulillah very good. First of all, application wife ने डाली थी मुझे निकालने के लिए। नहीं, वो मौका देखा, उसने कहा कि ठीक है apply for it, and alhamdulillah मुझे opportunity मिल गई। दूसरा, जब मैंने वालिदैन को बताया उधर, तो मैं दूसरे कमरे में था, और when I came into the kitchen, वालदा बर्तन धो रही थी, और वाइफ जो थी ड्राई कर रही थी बर्तन, जो धुले बर्तन ड्राई कर रही थी। एंड वाइफ वालदा को तसल्ली दे रही थी कि देखो कोई बात नहीं, वो बहुत सारे इंटरनेशनल लोग साथ जा रहे होंगे, इतना डेंजरस नहीं होगा। अब उनको नहीं पता कि मैं किचन में खड़ा था। सो आई एम टेलिंग यू दिस, वो उनको वालदा को एक्सप्लेन करी कि नहीं, उसमें इतना ख़तरा नहीं होगा, ख़तरा है लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी जा रहे हैं, मीडिया वाले भी जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया देख रही होगी, तो दे वोंट बी एनी सीरियस डैमेज। और वालदा का जो रिस्पॉन्स जो था ना, दैट वाज व्हाट गिव मी द स्ट्रेंथ, कि वालदा ने बोला कि देखो ये आई एम प्राउड कि ये मेरा बेटा जा रहा है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to do what he can to
हेल्प अलीविएट इन प्रॉब्लम्स को ना अपनी तरह से, जो अपनी तरह से कर सकता है। तो मुझे तो फ़ख्र है कि वो मेरा बेटा जा रहा है। सो आता ओके वाला, उसके बताया नहीं, पीछे से निकल के मैं चला गया आगे। तो उसकी वजह से फिर मुझे ना कोई थोड़ा हौसला हुआ कि यार आई थिंक दे विल बी ओके इंशाल्लाह। सो जर्नी स्टार्ट होती है, अब बाकी की स्टोरी आपने हमें पूरी सुनानी है। ओके। सो बेसिकली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, आप आ सकते हैं? मैंने कहा आ सकता हूँ। कहते हैं 3 दिन में आप आ सकते हो। मैंने कहा 3 दिन में ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो फिर उनको लोग चाहिए थे बार्सिलोना से। अब रूट ये था कि बार्सिलोना से हमने सेल करके गाजा जाना था, 2000 मील का फासला। एंड आप अंदाज़ा करें कि किश्ती की जो स्पीड होती है नॉर्मली 3 या 4 मील के हिसाब से जाना होता है, तो आप कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर हम सीधे जाते तो हमें 2 हफ्ते लगने थे। तो मुझे बताया गया था कि आपके 2 हफ्ते का टाइम लगेगा और इसके बेसिस के ऊपर आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू किया कि अच्छा आप क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे पास बोट का लाइसेंस है। वो कहते हैं अच्छा आपके एक्सपीरियंस काफ़ी। मैंने नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा और क्या कर सकते हो। मैंने कहा मैं पायलट भी हूँ, तो मैं रेडियो कर सकता हूँ, नेविगेशन कर सकता हूँ, मुझे वेदर की समझ है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आई कैन ऐड वैल्यू इन योर टीम। एंड ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, आप आ जाओ ना। प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत सारी पहले किश्तियाँ जाती रही हैं, लेकिन ये साबोटाज होती रही हैं। पहुंची नहीं। बहुत सारी तो ऐसी निकली भी नहीं। रास्ते में उनको निकलने से पहले ही उनको रोक लिया, ब्यूरोक्रेटिक वॉरफेयर में उनको फंसा दिया। उनके फ्लैग, क्योंकि किश्ती उस वक्त तक सेल नहीं कर सकती जब तक उसका एक नेशनल फ्लैग होता है। वो जिस कंट्री का फ्लैग होता था, इसलिए उन पे दबाव डाल के वो फ्लैग छीन लेते थे, फिर वो सेल नहीं कर सकते थे। सो देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। दूसरा ये होता है कि अगर आपकी किश्ती उधर पोर्ट में खड़ी है, तो वो नीचे से ड्राइवर आके उसमें सुराख कर देते थे, प्रोपेलर्स में रस्सियाँ बांध देते थे, बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। सो एवरीथिंग हैड टू बी हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो मुझे कहते हैं कि आप 3 दिन में आप बार्सिलोना आ जाओ। मैंने कहा लेकिन जाना कहाँ है, क्या करना है। वो कहते हैं बस आप एयरपोर्ट पहुंच के इस नंबर पे फ़ोन कर देना। There was like a scene of a movie, right? तो मैं बार्सिलोना एयरपोर्ट पे उतरा, उनको मैंने उस नंबर जो दिया हुआ था, कहते हैं आपने फ़ोन में नहीं डालना नंबर, आपने सिर्फ कागज़ पे लिख के या हाथ पे लिख के आप उधर पहुंचे तो उस नंबर को फ़ोन करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बार्सिलोना लैंड किया और नंबर को मैंने फ़ोन किया। वो बंदा कहता है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आना। कहता है आप ऐसे करो कि आप फ्ला रेस्टोरेंट पे आ जाओ। मैं सोचूं यार मैंने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया है। वो कहते हैं फ्लावर रेस्टोरेंट। मैंने कहा जाना कहाँ है, गाड़ी किश्तियाँ का खड़ी हैं। कितनी फ्लावर रेस्टोरेंट पे आ जाना और उधर आपको बंदा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। सो देन आई कॉल्ड टैक्सी, रेस्टोरेंट पे गया, बैठा हूँ। कहता है कि वो फ़ोन वाला बंदा मुझे कह रहा था कि सफ़ेद जैकेट होगी उसकी और उसने लाल टोपी पहनी होगी और ये बंदा आपको लेने आएगा। हम लाइक ओके फेयर इनफ। नाम भी नहीं बताया कौन लेने आ रहा है। तो थोड़ा शक हुआ कि कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। वही मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कोई फ्रॉड तो नहीं है कि मुझे कहीं फंसाने तो नहीं लगे। सो बेसिकली मैं फिर गया, टैक्सी पकड़ी, रेस्टोरेंट पहुँच गया, बैठा रहा, चाय पी, 15-20 मिनट इंतज़ार किया। फिर पीछे से बंदा आया, सफ़ेद जैकेट पहनी, लाल टोपी। उधर कहता है you're Sid Khan? I'm like yes, I'm Sadakat Khan. He's like okay, well follow me. I'm like where's the boats? He's like don't worry about that, follow me. तो फिर गाड़ी में उसने बैठाया, आधा घंटा गाड़ी घुमाई और हम एक पोर्ट में जाके हम उधर पहुँच गए। तो जब पहुंचे तो फिर उधर सिक्योरिटी वालों ने फिर पूछा अच्छा आप कौन है। उन्होंने कहा ये मेरे साथ है फला। अंदर गए तो बंदा कहता है थैंक यू, वेलकम टू द टीम, अपॉलॉजीज। हमें ऐसे करना पड़ता है क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाए कि हमारी किश्तियाँ यहाँ पार्कड हैं तो हमें सैबोटाज का सिग्निफिकेंट रिस्क है। बहुत सारी हमारे पहले किश्तियाँ उन्होंने लोगों ने ख़राब की। तो आई गॉट देयर एंड अभी उनका प्लान ये था कि जब आप उधर पहुँचो एज क्रू मेंबर, मेरी जिम्मेदारी थी कि उस किश्ती को तैयार करना। अब उधर पहुंचा तो वो बंदा कहता है अच्छा वो सामने वाली किश्ती हमारी है, उस पर कैप्टन खड़ा है, जॉर्डी के नाम से है, आपने उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए और मेक योरसेल्फ यूजफुल। हमने ओके नो प्रॉब्लम। आगे गया मैं, अदारा जो बोट थी जिस पे मैं स्टेशन था उस पे उधर तक पहुंचा हूँ। तो फिर वो जॉर्डी को मैंने बोला हाय जॉर्डी, आई एम सेड। कहता है आई एम द कैप्टन, नाइस टू मीट यू। कहता है ओके ग्रेट, सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बोर्ड एंड आर यू एन इंजीनियर? आई एम लाइक no, I'm not an engineer. He goes, okay. Do you have any experience with boats? I said, not really, no. He goes, okay, no problem. We don't have an engineer, so you're going to be the engineer until we find an engineer. I said, okay, that's fine. मुझे घर पे अपनी वो शेल्फ नहीं लगानी आती, वो दरवाजे का लॉक नहीं मेरे से चेंज होता, तो उसने मुझे इंजीनियर बना दिया। कहता है don't worry, you don't have to do anything. You just need to make sure कि हमें जो इक्विपमेंट है सारा, जो इसकी सर्विस रिपेयर सब कुछ चेक करना होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने खुद नहीं करना, लेकिन सिर्फ देखना है कि मैनेज करना है और साथ में आपने देखना है क्योंकि
अगर हम पानी में निकल गए तो आगे उधर तो इंजीनियर नहीं मिलेगा, तो यू नीड टू लर्न एज मच एज यू कैन इन द प्रोसेस। ओके, तो फिर हमने 10 दिन हमने उधर गुजारे। बेसिकली उसमें इंजन को सर्विस किए, हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें इंस्टॉल की। एंड देन फिर हम एक बार्सिलोना शहर के बिल्कुल एंड पे, रामलास के एंड पे, जहाँ किश्तियाँ खड़ी होती हैं, पब्लिक एरिया, लॉन्च के लिए हम वहाँ चले गए। तो उधर एक बहुत बड़ी 2 दिन की उधर पार्टी सी हुई, प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे उसमें अवेयरनेस रेज करने के लिए। और बार्सिलोना स्पेन से हमारी आई थिंक 25 या 30 किश्तियाँ निकली थी, और हमारा इंटेंशन ये था कि वहाँ से हम जाएंगे ट्यूनीसिया, ट्यूनिस से हम फिर सिसिली जाएंगे, सिसिली से हम क्रीट जाएंगे, फिर वहाँ से आखिरी शिफ्ट जो होगी हम गाज़ा तक पहुँचेंगे। एंड तो फिर हम बार्सिलोना गए। बार्सिलोना में बेखूबा करके बड़ा एक धूमधाम से हमें 50-60,000 लोगों ने सी ऑफ किया बार्सिलोना में। एंड हम निकल गए वहाँ से। जैसे हम निकले, अब राबिया याद रखने वाली बात है कि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। सो अब आई एम सेलिंग अक्रॉस 2000 miles ऑन द जर्नी एंड आई कैंट स्विम। एंड तो हम जैसे हम निकले हैं तो दूर नज़र आ रहा था कि बहुत बड़े एक बादल आ रहे हैं, बिजली चमक रही है। मैंने कहा यार ये उधर सामने स्टॉर्म है। वो कहते हैं हाँ हमने उधर ही जाना है। तो विद इन अबाउट 3 hours हम स्टॉर्म तक पहुंच गए, और 3 मीटर हाई वेव्स आ रही थी, और हमारी किश्ती को ऐसे ऐसे फेंक रहे थे कि बंदा पहला दिन विद इन अ फ्यू आवर्स एकदम मैंने सोचा यार हम कहाँ पहुंच गए। मैंने तो अगर उस मौसम में, उस स्टॉर्म में, तूफान के अंदर अगर पानी में बंदा गिर जाए, यू नॉट कमिंग बैक, यू नॉट गोना कम बैक। तो हमारे उस स्टॉर्म के अंदर हमारी किश्ती ख़राब हो गई। स्टीयरिंग व्हील, हमारा प्रोपेलर वो ब्रेक हो गया, स्टीयरिंग व्हील ख़राब हो गया, इंजन में प्रॉब्लम आ गया। तो हमने फिर यू टर्न करके आहिस्ता आहिस्ता हम वापस बार्सिलोना आए, बाकी लोग निकल गए। तो 2 दिन हमने अपनी किश्ती ठीक कराई बार्सिलोना में। इतने में वो 5 दिन का सफ़र था टू ट्यूनीसिया। इतने में वो ट्यूनीसिया लोग पहुंच गए। हमने अपनी 2 दिन बाद किश्ती ठीक करा के हम निकले, और फिर हमें रास्ते में मैसेज आया कि आप ट्यूनीसिया जो टूनिस का जो पोर्ट है, आप उधर ना आना। हमारी 2 किश्तियाँ उधर जो है फायर बॉम्ब हो चुकी हैं। पोर्ट के अंदर किश्ती खड़ी है, ड्रोन्स आए हैं, उन्होंने एक बॉम्ब ड्रॉप किया है, फायर बॉम्ब ड्रॉप किया है इन द हार्बर। हज़ारों लोगों के सामने इन द हार्बर ड्रोन आया, उसने बॉम्ब ड्रॉप किया। एक दिन उन्होंने फायर बॉम्ब ड्रॉप किया, अगले दिन दूसरी बोट के ऊपर उन्होंने फायर बॉम्ब ड्रॉप किया। और किन पे ड्रॉप किया? जिनके ऊपर हमारे मेन जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो ग्रेटा थुनबरी और थियागो और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स थे, जो सेलिब्रिटीज़ थे, सारे वो उन किश्तियों पे थे। फॉर्चुनेटली वो डॉक पे खड़े थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप उधर ना आना, इधर एक और पोर्ट है बिज़ार्ट, आप उधर जाना, क्योंकि वो एक एयरफोर्स बेस के बिल्कुल साथ है, तो उधर हमें ज़रा सेफ्टी होगी। तो हम बाकी किश्ती भी लेके वहाँ आ रहे हैं। तो फिर हम उधर बिज़ार्ट पहुँचे। वहाँ हमारे फिर रास्ते में हमारी और चीज़ें ख़राब हो गई थी, वो हमने ठीक की। 3-4 दिन वहाँ लिया, और मैकेनिज़्म प्रोसेस ये था कि हम हर 5 दिन का सफ़र, 6 दिन का सफ़र करके जहाँ हम रुकते, फिर हम अपना खाना वहाँ से अपने लिए लेते, क्योंकि उधर लिमिटेड खाना होता है, लिमिटेड पानी होता है। तो वो अगले 4-5 दिनों का जो हमें सप्लाईज चाहिए थी स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए, हम उधर से ले लेते। और एक और चीज़ ये है, अब किश्ती जिस पे हम थे वो 8 बंदों के लिए डिज़ाइन थी। हम 23 लोग थे किश्ती पे, और टोटल टाइम मैं किश्ती पे ऑन डेक सोता था। एंड हर 4 घंटे बाद हमें 2 घंटे की शिफ्ट होती है। सो बेसिकली यू वर ओनली अलाउड 4 hours। उसमें आप खाना खाओ, सो, आराम करो। बल्कि मैं इंजीनियर था, इंजीनियर बाद में और कोई नहीं आया पूरे सफ़र में, मुझे ही इंजीनियर बनना पड़ा। तो मुझे अपना इंजन भी चेक करना होता था, ऑयल्स भी चेक करने होते थे, कोई प्रॉब्लम हो जाती थी वो भी चेक करना था। फिर मुझे सोना भी होता था घंटे के लिए, एंड फिर 4 घंटे बाद मुझे फिर स्टीयरिंग पे आ जाना था। एंड एवरी डे ये 4 hour सेशन चलता था। तो हम ट्यूनीसिया पहुँचे, फिर वो बाकी किश्तियाँ हम बिज़ार्ट पहुँचे, अपना स्टॉक करके फिर हम वहाँ से हम निकले आगे इटली के लिए। इटली से हम आगे निकले। इटली जब हम रास्ते में, अब ट्यूनीसिया से सिसिली जाने के लिए 5-6 दिन का सफ़र था। रास्ते में एक स्टॉर्म आया, और 3-4 मीटर हाई वेव्स थे, और अच्छा खासा। और रात के टाइम बंदा जब सोता था, क्योंकि मैं ऊपर ही सोता था, बाहर सोता था, हर बंदे को लाइफ वेस्ट पहननी होती है, लेकिन जब मैं सोता था तो मैं लाइफ वेस्ट पहन के, अपनी लाइफ वेस्ट के साथ रस्सी बांध के, अपने वो पोस्ट के साथ, कि अगर मैं सो जाऊं, अगर मैं सो भी जाऊं तो आई डोंट फॉल ओवरबोर्ड, क्योंकि इफ यू फॉल ओवरबोर्ड, सो आई वुड स्लीप विद अ रोप टाइड टू द बोट एवरी सिंगल डे। और वो जो 1-2 घंटे मैंने सोना होता था रात के टाइम। सो 5 दिन का सफ़र था बिटवीन ट्यूनीसिया टू सिसिली।
in the middle of the Mediterranean Ocean. 2.5 days into the journey. हम अब ड्रोन्स हमें नजर आते थे लेकिन दूर दूर ड्रोन होते थे. राइट. एक रात 2 बजे, अभी अंदाजा करें मिडल ऑफ द ओशन, उधर कोई लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है. देयर वाज नथिंग. लेकिन उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज क्वाइट, वेदर काम था, पानी भी काम था. तो आउट ऑफ नोवेयर अबाउट 2 o'clock in the morning there was this swarm, 25-30 ड्रोन्स कहीं से आए. नो. out of nowhere and they're flying around all above the boats. और हमें पता लग गया कि देखो अब ये इधर कोई इसमें कुछ होने वाला है. एंड मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा. उसमें अब आप अंदाज़ा करें राबिया कि द पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस बोट 500 बंदे थे, 50 किश्तियाँ थी. उनमें से 85 ईयर ओल्ड बंदों से लेके 18 ईयर ओल्ड यंग मैन, एंड ये सिविलियंस थे, ये एक्सपीरियंस सेलर्स नहीं थे. दे वर जस्ट पीपल लाइक मी एंड यू, पैशनेट पीपल. they just wanted to do something about it, and all of a sudden these drones appear out of nowhere. अब हमने ट्रेनिंग की हुई थी. अब प्रिंसिपल उनका ये था कि अगर ऐसे हो जाता है, क्योंकि उन पे पहले भी ड्रोन्स ने बॉम्ब ड्रॉप किया था. पिछली बोट जो ग्रेटा गई थी तो उन्होंने माल्टा के बाहर उनके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया था. दे डिस्ट्रॉयड द बोट, हंडला बोट. अभी भी वो डैमेज्ड है. तो उन्होंने प्रोटोकॉल्स बताया था कि अगर ऐसे होता है तो आप लोगों ने बाहर निकल के खड़े हो जाना, अपने लाइफ वेस्ट पहन के आपने तैयार हो जाना कि आपको मैन ओवरबोर्ड करना पड़े. अगर सिंक होने हो जाए तो आपने अंदर नहीं होना. लेकिन आपने ये भी देखना है कि आप डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में भी ना हो. तो अगर आपके सर पे खड़ा तो आप बोट की दूसरी साइड पे चले जाओ कि आपके ऊपर बॉम्ब ना ड्रॉप हो. तो हम खड़े हैं, देख रहे हैं, बस आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर. ऐसे होता था कि वो ड्रोन फ्लाई करता, फिर डिप करता और आगे चला जाता. और जब फिर ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर वी हैड दिस मैसिव एक्सप्लोजन. We're like, oh God, they've launched a bomb. So they dropped one, और फिर हर 5-10 मिनट बाद उन्होंने एक और बॉम्ब ड्रॉप किया किसी और किश्ती पे. और वो 14 बॉम्ब्स इन टोटल उन्होंने ड्रॉप किए थे. आई थिंक 4, और साथ में 4 किश्तियों पे उन्होंने तेज़ाब या कोई करोसिव सब्सटेंस फेंका था जिसमें वो ड्रोन आके ऐसे स्प्रे करता था. और उनका मकसद क्या था? दे वुड ड्रॉप द बॉम्ब्स एंड दे वुड एक्सप्लोडिंग द बॉम्ब्स 2 meters above the boat, कि वो जो सेल्स नहीं होते, सेल्स को डैमेज कर रहे थे, क्योंकि हम तो हवा से चल रहे थे. तो उनका मकसद ये था कि उन्होंने सिंक नहीं करना था, क्योंकि अगर वो सिंक हो जाता, कोई मर जाता, उनको प्रॉब्लम होनी थी उसको संभालना. और इंटरनेशनल वाटर, इट वाज एन एक्ट ऑफ पायरेसी, you know, so the fact that they were breaching every known maritime law possible by attacking a humanitarian aid convoy in international waters. So उसमें फिर 14 बॉम्ब उन्होंने ड्रॉप किए over the next couple of hours, and 3-4 किश्तियाँ हमारी ख़राब हो गई उसमें. और कोई जानी नुकसान हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, थैंकफुली nobody was injured. और फिर उन्होंने कैप्टन्स ने मीटिंग की ऑन द रेडियो. अब क्या करें? अभी अंधेरा है, सुबह 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, अभी सूरज निकला नहीं था. अब हम क्या करें? अगर हम इधर वेट करते हैं क्योंकि ये किश्ती ख़राब हो गई है, तो वो वापस आ गए तो हमारा मिशन ख़त्म. व्हाट डू वी डू? सो उन्होंने फिर सब ने एग्री किया कि नो, जो किश्तियाँ ठीक हैं वो जाएंगी सिसिली, और सिसिली पहुंच के इन द मीन टाइम जो ख़राब किश्ती है वो मेडे कॉल करेंगे. और हम टेरिटोरियल वाटर्स, इटली के टेरिटोरियल वाटर्स में आ रहे थे. सो देयरफॉर इट वुड बी देयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ मेडे. तो ये किश्तियाँ मेडे कॉल करें, हम भी रास्ते में मेडे कॉल करते हैं. लेकिन अगर इनको कोई रिस्पॉन्स ना आया तो हम सिसिली से वापस ले आएंगे किसी को ठीक कराने के लिए. तो उधर से हम निकल गए. बाद में वो किश्तियों ने हमें बताया कि हुआ क्या था, कि मेडे वो कॉल करते रहे, कोई आया नहीं, बल्कि एक किश्ती में पानी भी आना शुरू आ गया. तो फॉर्चुनेटली इत्तेफाक से एक टर्की की एक नेवी फ्रिगेट नियर बाय थी. उन्होंने ये मेडे सुन लिया. वो आके साथ में खड़े हो गए. बड़ा ह्यूज नेवी बोट आके साथ में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आप लुटेला वाले हैं? कहते हैं हाँ. कहते हैं डोंट वरी, हम इधर खड़े हैं, आपको अटैक नहीं होगा अब. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये उन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड की. और दूसरा उन्होंने ये किया जो कभी भी नहीं लोग करते, कि वो एक मर्चेंट वेसल जो नेवी का, वो जो एक कार्गो शिप जा रहा था, उन्होंने टर्किश कार्गो शिप को इंस्ट्रक्ट किया कि आप वहाँ से यहाँ इधर आओ. और कार्गो शिप का जो इंजीनियर है उसको बोला कि तुम किश्तियों पे चढ़ के इनका जो काम ठीक करने वाला ये ठीक कर दो. तो उन्होंने रिपेयर किया, सेल्स ठीक किए, और बल्कि उन्होंने तो डीजल भी भर के दिया उधर बोटों में, और कि हम आपके साथ साथ हैं, हम नज़दीक नहीं होंगे लेकिन हम नियर बाय हैं, हम आपको अकम्पनी करते हैं इटली तक. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें वो किश्तियाँ सिसिली पहुंची, हमारे साथ उन्होंने फिर ज्वाइन किया, एंड फिर हम सिसिली से निकले. अब सोचने की बात है राबिया कि
इटालियन गवर्नमेंट जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट्स करंटली इन यूरोप एंड दे आर प्रो इजराइल। लेकिन जब ये हमारे पे जब अटैक हुआ ना, तो पूरे इटली के अंदर ह्यूज प्रोटेस्ट हुए, ह्यूज ऑल ओवर द कंट्री, और गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इटालियन बोट्स फ्लैग वाली बोट्स भी थी जो हमारे साथ थी, तो इसलिए उनकी आवाम ने इतना ये प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि उन्होंने 2 नेवी फ्रिगेट्स अपने इटालियन भेजे कि फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी द इटालियन नेवी विल अकम्पनी देम। एंड ऑल्सो स्पेन वालों को भी पता लगा कि यार ये हमारी स्पेनिश पोर्ट्स पे अटैक हो, उन्होंने पीछे से एक नेवी फ्रिगेट डिप्लॉय कर दिया। सो नाउ वी हैड 2 इटालियन फ्रिगेट्स, वी हैड 1 स्पेनिश फ्रिगेट, एंड तुर्की वालों ने भी एक फ्रिगेट डिप्लॉय कर दी कि सो वी हैड 4 नेवी फ्रिगेट्स दैट वर ट्रैवलिंग विद अस फॉर आवर सेफ्टी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम पे अटैक नहीं हुआ। which I mean अगर होता तो फिर then I think there would have been serious implications. I think Israel का इरादा ये था कि वो सिंक नहीं करना चाह रहे थे, they were trying to damage the boats and scare us कि नहीं इधर abandon कर दो, ये ऐसे अटैक करेंगे and leave everything and उधर ही छोड़ के हम भाग जाएं। तो लेकिन अब हम इतनी दूर आए हैं, हम इतना करके आए हैं, हमने कहाँ भागना था। हमें पता था कि ये ऑप्शन था, लेकिन देखो हमारे साथ जो उन्होंने किया था is nothing compared to what they did to the Palestinians. तो हम सारे इसी चीज़ पे कमिटेड थे कि हमारे साथ जो होगा इतना बैड नहीं हो सकता जितना फ़लस्तीनियों के साथ होता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जाएं। अब उस फ्लोटिला का मकसद क्या था? उसमें 3 मेन मकसद थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप कह रहे हैं, उसमें एड गाज़ा नहीं जा रहा था। देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्लॉकेड फॉर 17 years, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस रीसेंट कैंपेन जो अटैक कर रहे हैं, जेनोसाइड जो कर रहे हैं, इसके अंदर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जा रहा ना। तो हमने क्या कि हमारे पास क्या था? बेबी फार्मूला था, पैरासीटामोल्स एंड पैनाडोल्स एंड एंटीबायोटिक्स था, ड्राई फूड्स लाइक पास्ता एंड राइस एंड कैन्ड फूड जो हम उनके लिए ले जा सकते थे। सो हमारा मकसद ये था कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल दें कि अगर हमारी किश्तियाँ गाज़ा तक पहुँच जाती हैं तो फिर हम ये है कि बाद में हम ग्रीस से, लेबनान से, इजिप्ट से, कहीं और से बार बार एक शटल करते रहेंगे और सामान निकाल के लेते जाएंगे। तो मेन चीज़ प्रायोरिटी ये थी कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलें जिसमें हम एड पहुंचा सकें। दूसरा ये था कि पूरी दुनिया की माइंड और फोकस हम गाज़ा पे रखना चाह रहे हैं, बिकॉज वो तो जो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मास मीडिया, आपको पता है, इज कंप्लिसिट इन दिस सिचुएशन। तो वो बाहर की यूरोपियन और इंटरनेशनल मीडिया तो इस चीज़ को कवर ही नहीं करती थी। तो हमारे उधर मौजूद होना या उन किश्तियों पे होना या उस फ्लोटिला पे होना, मकसद ये भी था कि दुनिया की फोकस गाज़ा पे रहे कि यार ये किश्तियों पे जा कहाँ रहे हैं, इनको क्यों जाना पड़ रहा है, why are they taking aid, you know, so ask those obvious questions. So और आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे पर्सनली ज़ाती कितने मैसेजेस फ्रॉम पीपल आई डोंट इवन नो वेयर दे गॉट माय नंबर फ्रॉम, मैसेजेस आ रहे थे कि थैंक यू सो मच, और लड़की ने मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, टूटी हुई इंग्लिश में उसने भेजा कि जी थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर कमिंग एंड यू आर आवर हीरोज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई वाज लाइक जस्ट अमेजिंग। सो तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन उसमें ये भी था कि इट वाज एंटायरली नॉन वायलेंट। हमें ट्रेनिंग गई थी कि इसको नॉन वायलेंट होना पड़ेगा, एंड अगर आपको आर्मी सोल्जर्स वाले पीटे मारें जो मर्जी करें, लेकिन आपने धक्के तक नहीं देना उसको, क्योंकि उनके बॉडी कैम्स लगे होते हैं। अगर आप उसको रेजिस्ट करो, ऐसे कुछ करो, तो वो वीडियो क्लिप दिखा के उन्होंने आपको जस्टिफाई कर देना कि इसको गोली मार दो। तो वी वर ट्रेन्ड ऑन डी एस्केलेशन कि अगर वो सिचुएशन इस हद तक बुरी हो जाती है कि आप उस सिचुएशन को आप डी एस्केलेट कैसे करो, क्योंकि ये तो कमांडोज जो होते हैं जो बोर्ड करते हैं वो तो ट्रिगर हैप्पी होते हैं, उनको तो मौका चाहिए कि गोली चलाएं। और ये 2010 में मावी मामला जो किश्ती गई थी उसके अंदर 10 मारे भी गए थे। और वो कर क्या रहे थे? वो टॉयलेट रोल फेंक रहे थे। They were throwing rolls of toilet roll at the soldiers and they were fired upon and they used that as justification कि इस वजह से हम अटैक पे थे तो हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमने गोलियां मारी थी। तो हमें नॉन वायलेंट ट्रेनिंग, डी एस्केलेशन ट्रेनिंग, और साथ में बताया गया था what to expect और what do you do in the case of an attack. Alright. 1 अक्टूबर को उन्होंने हम 40 मील दूर थे गाज़ा से। ठीक है। 40 मील, हम 2000 मील 5 हफ्ते हमें लगे थे वहां तक पहुंचते हुए। ठीक है। और हम 40 मील दूर थे, तो हमारी जो मेन शिप जो थी आलमा, उसके ऊपर रेडार लगा हुआ था। तो 7 बजे 6:30-7 बजे अंधेरा होता था। तो मगरिब के बाद वो जैसे अंधेरा हुआ तो रेडार पे उसका मैसेज आ गया कि कैप्टन का कि देयर आर मल्टीपल नेवल वेसल्स अप्रोचिंग अस फ्रॉम अस। तो उन्होंने किया क्या था कि उधर 30-40 किश्तियाँ एक रो में खड़ी कर दी, आगे नेवल ब्लॉकेड बना दिया। और हमारी एग्रीमेंट ये थी कि हमने रुकना नहीं है, बस हमने जा ही जाना है। जो करते हैं करें, लेकिन हमने रुकना नहीं है।
तो ऐसे हुआ कि हम 3 कॉलम्स में जा रहे थे, 3 बड़े बड़े रोज बने हुए थे जिसमें हमारी सारी जो किश्तियाँ इकट्ठी थी, और कम से कम 2-3 मील लंबा हमारा एक क्यू था और 3 लाइनें लगी हुई थी, और हम आगे जा रहे हैं। हमारी एक किश्ती आगे थी, आलमा आगे थी, और सिरस एक और किश्ती है वो आगे थी। तो 3 रोज के आगे वो जो मेन जो लीडर्स जो थे, और हमारा एग्रीमेंट ये था कि अगर आलमा जो मेन मदरशिप है अगर वो इंटरसेप्ट हो जाती है हम टेक ओवर कर लेंगे, हम हमारी तो उसके पीछे टेक ओवर कर लेंगे करते, लेकिन रुकना नहीं है, आपने बस जा ही जाना है। अगर उन्होंने, लेकिन हमने रेजिस्ट नहीं करना, उनको सपोर्ट भी नहीं करना, लेकिन हमने रेजिस्ट नहीं करना। तो ऐसा हुआ कि जैसे अंधेरा हुआ उसको मैसेज आ गया, there's a big multiple navy vessels approaching, और हमारे फिर रेडियोस के ऊपर ब्रॉडकास्ट आना शुरू हो गया कि you are illegally entering Israel, change your route or you will be or there will be consequences। रिकॉर्ड करके वो बस ब्रॉडकास्ट करी गए। फिर भी हमने इग्नोर किया, सीधे गाते गए। फिर एक किश्ती बड़ी सी आई, बिल्कुल अंधेरे, बिल्कुल ब्लैक। अब लीगल है कि आप किश्ती रात के टाइम लाइटों के बगैर चला नहीं सकते, बिल्कुल ब्लैक, नथिंग ऑन इट। अब हम आगे खड़े हैं और वो किश्ती क्या कर रही थी, वो ऐसे जिगजैग करके सारी किश्तियों में से ऐसे वो गुजर रही थी, और जैसे वो गुजरती गई ना, यू कैन सी कि वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या कोई चार्ज डिप्लॉय कर रहे थे जिसमें से सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्स खत्म हो जाती नहीं। हम आगे खड़े तो सारी वो रोज नजर आ रही हैं किश्तियों की, जैसे वो किश्ती ऐसे जा रही है लाइटें सारी ऑफ हुई जा रही है। we're like we're being intercepted, now is the time। so लाइफ वेस्ट सबने पहनी और हम राउंड द कॉर्नर पीछे आके यूटर्न में आके ऐसे बैठ गए। फिर एक और किश्ती आई, बहुत सारी, आई थिंक देयर वाज अबाउट 20-30 boats in the water at the time, एंड एक और किश्ती आई जिसके ऊपर एक बहुत बड़े हाई प्रेशर वाटर कैनन्स थे। उसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे थे स्टारलिंक्स के साथ, कि जो पानी पे थे, तो उन्होंने कैमरे हमारे देख के डिस्ट्रॉय किए, स्टारलिंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और जो चीज़ें वो बाहर से डिस्ट्रॉय कर सकते थे किए। और एक और है, वो फिर वो सूएज पंप करके पानी के साथ मिक्स करके हमारे ऊपर फेंक रहे थे, और हम बाहर बैठे हुए थे इस वक्त। सो एंड देन शॉर्टली आफ्टर एक वो जो फास्ट रिप बोट्स जो होती हैं, वो कह रहे हैं स्टॉप योर बोट, वी डिडंट स्टॉप द बोट। ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं स्टॉप योर बोट्स, कंप्लाई एंड नथिंग विल हैपन। हमने ऑटो पायलट पे लगा के हम बैठ गए। और तो फिर उसमें ऐसे हुआ कि 2 बोट्स दोनों साइड पे आए जिसके ऊपर 25-30 कमांडोज, फुल आर्मी गियर, नाइट गॉगल विजन्स लगे हुए। अब अंधेरा था क्योंकि हम वो दूसरी किश्ती ने तो हमारा सिस्टम सारा उड़ा दिया, और अप टू दैट पॉइंट हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लाइव कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोर्ड किया एट गन पॉइंट, हमें टेक ओवर किया, सबको सर्च किया, फिर हमें नीचे बंद कर दिया, लॉक कर दिया नीचे कैबिन में, एंड देन फिर हमें ज़बरदस्ती 12 घंटे खींच के ले गए उधर एशडोड पोर्ट।